जमीन पर मौजूद थी। क्या ये आशंका पहले दिन से थी कि इस तरीके की चीज हो सकती है? पहला शाही स्नान था, अमृत स्नान था और वो कवर करके मैं आई हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ और पुलिस की हम लोगों ने तारीफ की कि जिस तरीके से उन्होंने भीड़ को मैनेज किया। आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए हाँ। तो माना जा सकता है कि पूरा उत्तर प्रदेश स्नान कर चुका है। देखिए बात- 24 करोड़ के आसपास की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में आई जाती है। लोगों के अंदर इस बात की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि अगर हम इतने दूर से आए हैं तो हम सिर्फ यमुना नदी में स्नान नहीं करेंगे या गंगा नदी में स्नान नहीं करेंगे, हमें तो संगम में ही डुबकी लगानी है। 1 बजे जब लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं तो वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। बांध में भगदड़ के बाद के हाल की तस्वीरें आप अमर उजाला में चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर वहां देखने को मिल रही थी, किस तरीके की अफरा-तफरी की स्थिति थी वहां पर। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर के अंदर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थानों के ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कांग्रेगेशन हो रहा है। यात्रा निकलती है अमृत स्नान के लिए तो वो रैपिड एक्शन फोर्स का पूरा घेराव होता है और तब भी वो भीड़ ऐसी होती है कि साधुओं के चरण धूलि लेने के लिए ऐसा लगता है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान होते हैं उनको वहां ले जाएगी वो भीड़। अखाड़ों की तरफ से कहा गया, महामंडलेश्वरों की तरफ से कहा गया है कि वो स्नान करने नहीं जाएंगे इस दुखद घटना के बाद। और इस घटना के अंदर करीब 115 लोगों की मौत हुई थी, 110 से ज्यादा लोग इसके अंदर घायल हुए थे। ये 2013 की घटना है। 2008 का ये आंकड़ा था जिसके अंदर 250 लोग मारे गए थे। उस दौरान 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 800 लोग करीब जो है इस हादसे के अंदर मारे गए थे। मालूम जब था उस दौरान जितने लोग वहां पहुंचे थे उतने लोग तो यहाँ अभी ही स्नान कर चुके हैं। धरती पर इंसान की आबादी इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। हम लगभग पूरे पाकिस्तान की आबादी, नाइजीरिया की आबादी स्नान कर चुकी है। 50,000 पुलिस वाले अगर 5 करोड़ की आबादी होती है तो 0.01% होता है। हम 36 करोड़ से आज हो चुके हैं 140 करोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज महाकुंभ पर पूरे देश की नज़र रही। जिस तरीके से मौनी अमावस्या के लिए बड़ी तैयारी थी प्रशासनिक और इस स्नान को भी बहुत महत्व दिया जाता है। प्रशासन को पहले से अंदाज़ा था कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी, लेकिन एक हादसा होता है और उस हादसे को प्रणय हम इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को, क्योंकि अब अपडेट भी आ चुकी है। 30 लोगों की दुखद इसमें मौत हो गई है, ये आधिकारिक आंकड़ा सामने आ गया है और 36 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। और ज़्यादा डिटेलिंग जैसे जैसे आएगी हम उसको शेयर भी करेंगे। लेकिन प्रणय, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन के जितने भी दावे थे इस क्राउड को मैनेज करने के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कि आइए इस महाकुंभ में स्नान के लिए आइए, अब यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि गलती कहाँ पर हुई। क्या प्रशासनिक तैयारियाँ कम पड़ी उस भीड़ को मैनेज करने के लिए, या आम लोगों ने वो संयमता नहीं दिखाई कि हमें स्नान करना है, किस तरीके से करना है। अभिलाषा, किसी एक फैक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोई एक फैक्टर जिम्मेदार था। बहुत सारे फैक्टर्स का इसके अंदर एक मिला जुला योग आप कह सकती हैं। भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रशासन के कितने ही इंतजाम क्यों ना हो, इतनी ज्यादा भीड़ को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, ये बाद में पोस्ट फैक्टो सवाल उठाए जा सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद वैसा ना होता, लेकिन अगर आप कुंभ का इतिहास देखें एक बार फिर, वही जो दुखद घटना है वो कुंभ के दौरान हुई है। और अगर आप पिछले 1954 से लेकर अगर आप अब तक के कुंभ को देखें, यानी आजादी के बाद से अब तक हुए कुंभ को देखें, तो हर कुंभ के अंदर दुर्भाग्यवश कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है। यानी ये हमें रिमाइंड कराता है कि सावधान रहने और ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की भीड़ को जब आप आमंत्रित करते हैं, जब आप बोलते हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब देखिए, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर जगह जब ये प्रचार होता है कि बहुत अच्छी इंतजाम है, यात्री सुविधाएं भी हैं, गाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आने की कोशिश करते हैं। मेले का क्षेत्र बढ़ाया गया था, इस बार सारी व्यवस्था की गई थी कि मेले का क्षेत्र ज्यादा बड़ा किया जाए ताकि सुविधाजनक तरीके से लोग आए, अपना दर्शन करें, स्नान करें और उसके बाद वो चले जाएं। साधु संतों के रहने ठहरने की व्यवस्था भी अलग तरह से की गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसका डर था। और ये डर एक बार फिर हमें ये बताता है कि क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आप तो खुद वहां पर रह के आई हैं, जरा अभिलाषा ये बताइए कि वहां पर आज जो कुछ हुआ उसके अंदर जो कुछ मैं कह रहा हूं, लेकिन आप वहां जमीन पर मौजूद थी, क्या ये आशंका पहले दिन से थी कि इस तरीके की चीज हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मकर संक्रांति का स्नान जो है पहला शाही स्नान था, अमृत स्नान था और वो कवर करके मैं आई हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ और पुलिस की हम लोगों ने तारीफ़ की कि जिस तरीके से उन्होंने भीड़ को मैनेज किया, लेकिन कई अधिकारियों ने हमें कहा था कि आज तो हम इसे मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या पे ये भीड़ जो है इंटू 2 और 3 होगी, ये 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। कितने लोगों ने स्नान किया था? मकर संक्रांति पे मुझे लगता है कि 10 लाख के करीब लोगों ने स्नान किया था और उसके बाद जो है आंकड़े बढ़ते गए और अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि 25
करोड़ के करीब लोग जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। यानी एक तरीके से माना जाए, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए, हाँ। तो माना जा सकता है कि पूरा उत्तर प्रदेश स्नान कर चुका है। यही बात 23-24 करोड़ के आसपास की आबादी जो है उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। बिल्कुल, यानी पूरा उत्तर प्रदेश स्नान कर चुका है। बिल्कुल प्रणय। और जब कोई दुखद घटना नहीं घटती तो हम उन इंतजामों के अच्छे पहलुओं की बात करते हैं कि वाह बहुत अच्छी पुलिसिंग है, पुलिस के हाथ में लाठी नहीं थी, सिर्फ विस्लिंग पर उन्होंने भीड़ को मैनेज किया। लेकिन जो मौनी अमावस्या पर जब घटना घटी है तब हम अब इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि कहां पर कमी रह गई है। अब क्योंकि आप जियोपॉलिटिकली कवर करते हैं, आपकी बात को इससे भी जोड़ना चाहता हूं। ये वो नक्शा है जी। इस बार क्या अलग था? आपने पहले भी कवर किया है, आप अच्छी तरीके से इस इलाके को भी जानती हैं। इस बार क्या अलग करने की कोशिश की गई थी इसके अंदर? फिर मैं आता हूं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के हिसाब से कि आखिर क्या कहां व्यवस्था हो सकती है, कि किस तरीके के अभी तक के आंकड़े रहे। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि मेला क्षेत्र को बढ़ाया गया, तो आपको बता दूं 4000 एकड़ में ये पूरा क्षेत्र रहा। 4000 हेक्टेयर में, हेक्टेयर में, माफ हाँ, कीजिएगा, हेक्टेयर। और ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल गंगा नदी है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पोंटून पोल्स हैं और ऐसे 13 पोंटून पुल्स हैं जिन्हें बनाया जाता है। यानी गंगा और यमुना की धारा के ऊपर, या गंगा की ही धारा आप कह सकते, क्योंकि यमुना की धारा यहाँ से आ रही, गंगा की धारा यहाँ से आती है, यमुना की धारा यहाँ से आ रही है, और इन दोनों धाराओं का संगम जिस जगह पर हो रहा है, ये जो 3 नंबर घाट है या 3 नंबर का एरिया है, यही वो संगम है जहां पर जिसे संगम नोज कहा जाता है। और आप देख लीजिए 1 से लेके 25 तक जो है वो सेक्टर्स हैं, कुल 25 सेक्टर्स हैं और 5 भागों 25 सेक्टर है। अब इसमें जो है वो कल्पवासी भी हैं, अखाड़े भी हैं, और ये जो हादसा हुआ है वो अखाड़ा मार्ग पर ही हुआ है। एक और बात है प्रणय कि लोगों के अंदर जिज्ञासा इस बात की रहती है, आप नहाने देखिए 5 सेक्टर्स हैं, आप अरैल में भी नहा सकते हैं, आप झूसी साइड भी नहा सकते हैं, आप संगम, लेकिन लोगों के अंदर इस बात की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि अगर हम इतने दूर से आए हैं तो हम सिर्फ यमुना नदी में स्नान नहीं करेंगे या गंगा नदी में स्नान नहीं करेंगे, हमें तो संगम में ही डुबकी लगानी है। जिज्ञासा से ज्यादा मैं आप आग्रह भी कह सकते हैं और जिद भी कह सकते हैं, लेकिन ये जिद बहुत भारी पड़ी, क्योंकि अगर हम देखें ये जो पुल की आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप सैटेलाइट मैप पे भी देखेंगे तो आपको ये सारे पुल इस समय यहाँ पर नजर आएंगे। ये जो आप पैंटून्स पुल की बात कर रही हैं यहाँ पर अभिलाषा, आप देख लीजिए कि ये जो बने हुए हैं ये सारे वो पैंटून पुल हैं जिनका जिक्र अभी अभिलाषा यहाँ कर रही है। आपको नक्शे के ऊपर भी हमने बताया, ये वो सारे पुल हैं जो जोड़े गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी जो मसला फंसा वो उस जगह पर फंसा अभिलाषा, जिसका जिक्र आप कह रही थी कि हर कोई एक तो इस एरिया में आना चाहता है, जिसे कि हम संगम नोज कह रहे हैं, प्रयागराज संगम जहां पर है। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति यहां आने के बाद अगर रात को 1 बजे लोग आ गए, क्योंकि ये घटना भी 1 बजे से 2 बजे के बीच में हुई बताई जा रही है, और 1 बजे जब लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं तो वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो सुबह का भी इंतजार कर रहे हैं, और वो जो अखाड़े जो शाही स्नान के लिए आते हैं, साधु संत आते हैं, नागा बाबा आते हैं, उनके दर्शन के लिए भी वहां पर रात से ही लोग इंतजार करने लगते हैं। और क्योंकि वो भीड़ अंदर जाकर रुक जाती है तो पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है कि फिर बाकी जो पीछे से भीड़ आ रही है उसको रोकना, इसीलिए सारे पोंटून पोल्स पे बैरिकेड्स लग जाते हैं कि जब तक अंदर की भीड़ नहीं रिलीज होगी तब तक हम बाहर वालों को नहीं आने देंगे। यही क्राउड मैनेजमेंट कहता है प्रणय, जो डायरेक्शंस हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, वो यही कहता है कि जब ये जो सवाल खड़ा हुआ है कि महाकुंभ में हादसे वाली जगह ही सबसे ज्यादा भीड़ है, यानी ये उसके बाद की भी तस्वीर रही, क्योंकि जब हादसा हो गया उसके बाद जब सुबह स्नान के लिए लोग पहुंचे तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ा है किसी को, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो इंतजाम किए ही गए थे, लोगों से आग्रह भी किया गया था। लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, क्राउड मैनेजमेंट भारत के लिए बढ़ती हुई चुनौती होता चला जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद के हाल की तस्वीरें आप अमर उजाला में चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही थी, किस तरीके की अफरा तफरी की स्थिति थी वहां पर। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर के अंदर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। लेकिन फिर भी जो सवाल खड़े हैं वो सवाल क्यों खड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र आप कर रही थी। ये एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उसकी तरफ से उसका जो एनडीए में का स्टैम्पीड को लेकर यानी भगदड़ को लेकर जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है, द रिकरिंग स्टैम्पीड यानी बार बार होने वाली भगदड़ एट प्लेसेस ऑफ मास गैदरिंग इंक्लूडिंग रिलीजियस प्लेसेस, यानी जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है उन जगहों पर भगदड़ का एक सिलसिला सा हमें देखने को मिल रहा है, और जिसके अंदर धार्मिक स्थान भी शामिल हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन शामिल हैं, इसके अंदर स्पोर्ट्स सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। ये भारत के लिए ग्रेट कंसर्न है, यानी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ये चिंता जो है वो बढ़ती चली जा रही है।
खास तौर पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हमारे यहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। आबादी के मुद्दे पर भी हम अभिलाषा बात करेंगे। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण तेजी से बढ़ा है, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थानों के ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कांग्रेगेशन हो रहा है, रिलीजियस कांग्रेगेशन, ये अ लॉट ऑफ पीपल विजिटिंग रिलीजियस कांग्रेगेशन, मॉल्स एटसेट्रा। और इसीलिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन सच इवेंट्स। ये खुद भारत सरकार का एनडीएमए का डॉक्यूमेंट कहता है कि भारत के अंदर भगदड़ एक बड़ी चिंता बनती चली जा रही है, जिस तरीके से हमारे यहां पर आबादी बढ़ती जा रही है। दिस डॉक्यूमेंट ऑन क्राउड मैनेजमेंट, किस तरीके से भीड़ का प्रबंधन किया जाना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट लोगों के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी उपलब्ध है। वो इसके आधार पर ही सारी व्यवस्था करते हैं, जिसका जिक्र अभी अभिलाषा कर रही थी कि 4000 हेक्टेयर के अंदर कितनी पुलिस की व्यवस्था की गई? 50,000 पुलिसकर्मी ये कहा गया कि तैनात है वहाँ पर। और उसके अलावा, ये तो यूपी पुलिस के आंकड़े हैं, इसके अलावा आप वहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो आपको जगह दिख जाएगी। और ख़ास तौर पे जब शाही यात्रा निकलती है अमृत स्नान के लिए, तो वो रैपिड एक्शन फोर्स का पूरा घेराव होता है। और तब भी वो भीड़ ऐसी होती है प्रणय कि साधुओं के चरण धूलि लेने के लिए ऐसा लगता है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान होते हैं उनको वहाँ ले जाएगी वो भीड़, लेकिन तब भी उसे मैनेज किया जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है प्रणय कि ये भी पहली बार देखा गया कि जो अखाड़े हैं उन्होंने आम जनता के बाद स्नान किया। ये भी अपने आप में पहली बार है, क्योंकि हमेशा आम जनता इंतजार करती है कि पहले शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, साधु संत नहा के निकलेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो उसके पीछे बड़ी वजह जो है वो आज का हादसा थी, क्योंकि उसके बाद एक बार तो खबर ये भी आई थी कि अखाड़ों की तरफ से कहा गया, महामंडलेश्वरों की तरफ से कहा गया है कि वो स्नान करने नहीं जाएंगे इस दुखद घटना के बाद में। तो कहा भी जाता है 10 घंटे देरी से स्नान हुआ और वो हुआ। लेकिन अब कहा भी जाता है आपातकाले मर्यादा नास्ति। तो आज आपातकाल था, इसलिए शायद ये रहा हो कि वो परंपरा टूटी के पहले साधु संत जो है वो शाही स्नान करते हैं, उसके बाद आम जन जो है वो जाके स्नान करते हैं। ये लोगों से हम क्यों ना यहाँ पर अपील भी कर दें कि आप जब वहाँ पहुँच रहे हैं, महाकुंभ में पहुँच रहे हैं, आप जहाँ भी पहुँच रहे हैं, जिस किनारे पर भी हैं, आप चाहे अरैल में हैं, झूसी के साइड हैं, जिस भी घाट पे आप हैं, 45 घाटे हैं वहाँ पर, आप कहीं भी स्नान करें। ये जो एक भावनात्मक सोच हो जाती है लोगों की कि हमें संगम पर ही नहाना है। और तो और ये जो घटना हुई है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मुहूर्त का भी है। वहाँ लोग सोए हुए थे रात्रि से ही कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होगा हम उस मुहूर्त में स्नान करेंगे। तो ये एक सोच, वो पूरा ही दिन पवित्र है। अगर आप उस दिन कभी भी नहाते हैं, आप अगर वो जगह खाली होती तो शायद ये नहीं होता प्रणय, ये हमें समझना होगा। देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि मैं इस तरफ भी आपका ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई पहला मौका तो है नहीं। अगर आप भारत में धार्मिक स्थानों के ऊपर हुई भगदड़ की घटनाओं और इस तरीके की के जो हादसे हैं, दुर्घटनाओं का आंकड़ा देखें, तो आप देखिए केरल के कोल्लम के अंदर यहाँ पर जब हादसा हुआ, ये कब की खबर है, ये देख लीजिए, 2016 के अंदर 2016 के अंदर करीब 350 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 110 लोगों की मौत हुई थी। ये केरल में, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको इस तरीके की घटनाएं मिल जाएंगी। रतनगढ़ माता मंदिर के अंदर जब भगदड़ मची थी, तब मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र के अंदर 2013 के अंदर यह हादसा हुआ था, और इस घटना के अंदर करीब करीब 115 लोगों की मौत हुई थी, 110 से ज्यादा लोग इसके अंदर घायल हुए थे। ये 2013 की घटना है। इसके अलावा सबरीमला के अंदर मकर संक्रांति के दिन भगदड़ हुई थी। तस्वीरें बताती हैं कि कितनी भयानक वो भगदड़ रही होगी, और उस भयानक मंजर के बाद में यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 106 लोगों की इसके अंदर मौत हुई थी। ये आंकड़ा भी बड़ा आंकड़ा था, और अभी तक जितने आंकड़े मैंने आपको बताए, 100 से ज्यादा लोग इसके अंदर मारे गए हैं। और ये सारे जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर हो रहा है, ये बढ़ती हुई चिंता है। ये एनडीएमए की रिपोर्ट क्या बता रही है? यही बता रही है कि इतनी बड़ी आबादी अगर किसी एक जगह पर आती है, तो प्रशासन के लिए भी जो इंतजाम करना है वो बहुत बड़ी चुनौती बनता है। इसके अलावा आप देखिए, कोंडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मार्च 2010 को यहां भी 63 लोगों की मौत हुई थी, यहां भी भगदड़ हुई थी आश्रम के अंदर, 74 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके अलावा 150 लोगों की मौत हुई थी नैना देवी मंदिर में हिमाचल के अंदर 2008 के अंदर, यहां भी 150 लोगों की मौत। ये भी बड़ा आंकड़ा है, और बरसात से बचने के लिए एक शेल्टर के गिरने की वजह से यहां पर हादसा हुआ था। साथ ही 2008 का ये आंकड़ा भी, जिसके अंदर 250 लोग मारे गए थे, ये चामुंडा देवी मंदिर की घटना है जोधपुर की, जहां पर 250 से ज्यादा लोग इसके अंदर घायल हुए थे, और 225 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। गलती से मैं 250 बोल गया, 225 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, और 250 से ज्यादा लोग इसके अंदर घायल हुए थे। नवरात्रि के अवसर के ऊपर करीब 25,000 श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे। अब आप जरा अंदाजा लगाइए इस चीज का, यहाँ पर 25,000 श्रद्धालु मौजूद थे। उस दौरान भगदड़ हुई, चूंकि वो सकरा रास्ता था, ऊपर पहाड़ी की तरफ जाके वो चामुंडा देवी मंदिर है जहां पर यह हादसा हुआ था। और ये केवल भारत की बात नहीं है,
देखिए, ये भारत के 2005 के अंदर मंदिर देवी मंदिर के अंदर भगदड़ की है, जिसके अंदर 300 लोगों की मौत हुई थी और 600 से ज़्यादा लोग उसके अंदर घायल हुए थे। इसके अलावा कुंभ का ही वक्त था इससे पहले 2013 का, जब इलाहाबाद के अंदर, उस समय इलाहाबाद उसका नाम था, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची थी जिसके अंदर 40 लोगों की मौत हुई थी। यानी पिछले कुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण करीब 40 लोगों की मौत हुई थी, 50 लोग घायल हुए थे। लेकिन ये आंकड़ा केवल भारत का नहीं है। जहां जहां भीड़ इकट्ठी होती है किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए या किसी भी ऐसी जगह पर, वहां पर सबसे ज्यादा जो आशंका होती है वो होती है भगदड़ की। ये 2500 लोगों के मौत का आंकड़ा है जो कि मीना और मक्का के अंदर सऊदी अरब में 24 सितंबर 2015 को हुआ था, जिसके अंदर करीब 2500 लोग मारे गए थे। और हालांकि आधिकारिक तौर पर मरने वालों का आंकड़ा करीब 769 ही बताया गया था। जो अपुष्ट आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा 2500 के करीब था। तो ये सिर्फ महाकुंभ की अगर बात कर लें तो ये चौथी घटना है। अगर हम 1954 से, आज़ादी के बाद सबसे पहले 1954 में घटना हुई और 800 लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद 92 या 93 में, फिर 2013 और उसके बाद ये घटना हुई। ठीक कहा। तो उसकी भी ये जो तस्वीर है ये बताती है, ये 1954 के अंदर जब कुंभ हुआ था, तो उस कुंभ के दौरान, और उस समय तो प्रयागराज फूलपुर का जो इलाका था वो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इलाका था। उसको लेकर कई बार ये सवाल भी उठते रहे हैं कि उस दौरान उनकी एक सभा भी हो रही थी, उनका जो भाषण हो रहा था उस दौरान भी बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी। लेकिन ये 1954 के कुंभ की तस्वीरें हैं जिस दौरान ये हादसा हुआ था, और बताया जाता है कि उस दौरान 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 800 लोग करीब जो हैं वो इस हादसे के अंदर मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यानी इस तरीके की भीड़ जब भी जुटती है, इस तरीके का आयोजन जब भी होता है, तब इस बात की आशंका हमेशा बरकरार रहती है कि भीड़ और भगदड़ हो सकती है। लेकिन अभिलाषा, सवाल तो वही खड़ा होता है कि प्रशासन जब इंतजाम करता है तो उन इंतजामों में क्या इसे फैक्टर इन नहीं किया जाता? बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं आपको बात कह रही थी कि अगर रात में लोग वहां पर सोए हुए थे तो वहां पर उस वक्त पुलिस कहाँ थी? अगर हम लोगों के पास ये जानकारी आ रही है कि करीब 8 से 10 लाख लोग संगम क्षेत्र में मौजूद थे। मैं आपसे पूछना चाहता था, जब आप वहां पर मौजूद थी, आपने मकर संक्रांति का स्नान देखा वहां पर, क्या उस समय भी यही स्थिति थी या बाद में स्थिति खराब हुई? क्या उस समय प्रशासन ज्यादा चुस्त दुरुस्त था और लोगों को घाट पर नहीं रुकने दिया जा रहा था, या लोग सुन नहीं रहे थे, प्रशासन की तरफ से लगातार आग्रह किया जा रहा था? क्या आंखों देखी स्थिति आपने वहां पाई? देखिए, एक तो बात है कि लोगों के अंदर एक जल्दी होती है और एक जिज्ञासा होती है कि भाई हम इतने दूर से तीर्थ करने आए हैं, तो तीर्थ का जो जिसे हम कहते हैं कि पूरा जो लाभ हमें मिलना चाहिए कि हम शुभ मुहूर्त में नहाएं, बिल्कुल संगम पर नहाएं, जन्म जन्म के हमारे पाप नाश हो जाएं, वो तमाम भावनाएं होती हैं। उन भावनाओं में पुलिस की, प्रशासन की ये कोशिश होती है कि भाई इस भीड़ को किसी भी तरीके से अब यहाँ से विदा करो। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आपके यहाँ मिसमैनेजमेंट हो जाए तो आप सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मैनेज करो और निकालो। लेकिन ऐसे वक्त में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके के निर्देश अपने निचले अधिकारियों को दे रहे हैं और जो ग्राउंड पे जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। हमने ये भी देखा प्रणय कि लोग नहीं मान रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि लोग कई बार समझदारी से बहुत अच्छे कदम उठाते हुए पुलिस को कोऑपरेट भी कर रहे थे। लेकिन मेरा ये सवाल यहाँ पर तो प्रशासन से ज़रूर है कि रात्रि के समय जब लोग वहाँ पर मौजूद थे तो घाटों पर जो पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है मॉनिटरिंग के लिए, वो उनको उठा सकते थे, वो कह सकते थे कि आप अभी यहाँ पे नहीं सो सकते हैं, आप स्नान करें और निकले। घाटों पर ये मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए था कि वहां पर घाट के पास लोग ना रुके। व्यवस्था और प्रावधान तो था ही सही, लेकिन ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आज का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, कितना, शायद करीब 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा 25 जनवरी को ही हो चुका था, करीब 11 करोड़ लोगों का। और अब ये आंकड़ा बढ़ते मेरे ख्याल से शायद कितना 20-22 करोड़। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि अभी तक 25 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। आज दोपहर से लेकर मेरे ख्याल से 4 बजे तक आंकड़े आए कि 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया उस भगदड़ के बाद। 5.5 करोड़। अच्छा, मैं एक बयान आप सुनाइए। जब 2019 में कहा गया कि 25 करोड़ लोगों की आमद हुई कुंभ में और हमने उसे बहुत अच्छी तरीके से उसका निस्तारण किया। इस बयान का जिक्र कर रही हैं अविनीश अवस्थी जी का ये बयान है, मुझे लगता है कि दर्शकों को सुनाना चाहिए। बहुत देश विदेश की बड़ी मीडिया आएगी, क्या तैयारी है मीडिया सेंटर की, क्या है? देखिए, 25 करोड़ लोग 2019 के कुंभ में आए थे और ये महाकुंभ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंदाजा है कि लगभग दुगने लोग यहाँ आएंगे। तो आज उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हम सभी लोग जाएं, मौके पर देखें और व्यवस्था को
जो भी फिनिशिंग टचेस देने हैं उस कार्य को सुनिश्चित करें। तो यहाँ सूचना के परिसर में आज आए हैं। सूचना के परिसर में आपको ध्यान होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि पिछली बार 25 करोड़ आए थे, इस बार दुगने आएंगे। सेक्रेटरी रहे अवनीश अवस्थी जी अगर कह रहे हैं कि 2013 में 25 करोड़ लोग आए थे, यानी उससे दुगनी संख्या में लोग इस बार के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। 144 साल के अभूतपूर्व मुहूर्त की बात की जा रही है। इसे एक अभूतपूर्व अवसर बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर लोगों के अंदर जिज्ञासा भी होगी, लोगों के अंदर इस चीज का उत्साह भी है। संख्या में लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन प्रशासन के सारे इंतजाम के बावजूद अगर आप आंकड़ों को देखें, केवल आंकड़ों की अगर बात की जाए, तो आप ये देखिए कि आप लगभग दुगने स्केल के ऊपर, यानी आपकी गेस्ट लिस्ट जो है वो लगभग डबल हो चुकी है 12 साल के अंदर। क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें। आपने उतनी ट्रेनें चलाई हैं, आपने इतनी सुविधाएं दी हैं, आपने फ्लाइट्स दिए हैं, आप एक अट्रैक्टिव इवेंट बना रहे हो। अभिलाष, आप समझ रही 25 करोड़ का आंकड़ा, यानी आप कह रही हैं कि आज 25 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो चुका है। यानी 2013 में जितने लोगों ने कुंभ के पूरे काल के दौरान, यानी महाकुंभ जब था उस दौरान जितने लोग वहां पहुंचे थे, उतने लोग तो यहाँ अभी ही स्नान कर चुके हैं। और ये सिर्फ दूसरा शाही स्नान है। अभी सिर्फ 2 अमृत स्नान निकले हैं जिसमें ये घटना हो गई है। अभी आप सोच लीजिए कि 13 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन वैसे ही भीड़ उमड़ेगी। उसके बाद माघी पूर्णिमा आएगा, वो कल्पवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि तक चलना उसके है। बाद फिर 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि। तो इतने सारे पड़ाव अभी बाकी हैं और मुझे लगता है कि आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया को स्नान करा देंगे। आप जो पॉलिटिकली समझाइए कि आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अपने आप में हम सबको समझना जरूरी है कि धरती पर इंसान की आबादी इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। हम 8 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। ये यूएन का आंकड़ा है, डे ऑफ 8 बिलियन। 15 नवंबर 2022 को ही हम लोग 8 अरब हो चुके हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया में इंसान की आबादी इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। अगर आप प्रयागराज के शहर को देखें तो प्रयागराज का जो शहर है कुल जमा वो 365 वर्ग किलोमीटर का है। कुल आबादी जो है वो 17 लाख के करीब, 17.5 लाख के आसपास की आबादी है प्रयागराज की। लेकिन वहां पर आप सोचिए कि उतने क्षेत्र के अंदर शायद जितनी कई मुल्कों की आबादी नहीं है, उतनी आबादी आज प्रयागराज के उस कुंभ मेला स्थान के अंदर मौजूद है। मुझे लगता है कि आपको ना ये आंकड़े देखना चाहिए। ये बड़े रोचक आंकड़े हैं, क्योंकि दुनिया की आबादी इस समय अगर हम बात करें, ये 2023 के आंकड़ों के अनुसार, ये यूएन का डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, जो बताता है कि 8 बिलियन का आंकड़ा तो हम पार कर चुके हैं। और 8 बिलियन के आंकड़े के साथ साथ ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि किस तरीके से दुनिया के अंदर कितने ये कंट्री वाइज है, ये कंट्री वाइज डेटा है। यानी आप देखिए, अगर आप 25 करोड़ के आंकड़े की बात कर रही हैं तो आबादी के लिहाज से भारत और चीन, भारत वैसे हालांकि क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये डेटा के अंदर इसमें भारत को अभी भी उन्होंने कुछ करोड़ से जो है पीछे रखा हुआ है इस डेटा के अंदर, लेकिन भारत क्रॉस कर चुका है कुछ महीने पहले ही। और आप देखिए कि आप कह रही हैं 25 करोड़, यानी लगभग पूरे पाकिस्तान की आबादी, नाइजीरिया की आबादी स्नान कर चुकी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, यानी 14 करोड़ ये, और उसके साथ आप कुछ छोटे देश और जोड़ दें तो यानी पूरा रूस स्नान कर चुका है। आप कई देशों की सम्मिलित आबादी को मिला, यानी पूरे यूरोप की आबादी जितनी है उतनी आबादी जो है वो पहले ही स्नान कर चुकी है। स्पेन की आबादी से ज्यादा की आबादी जो है वो तो अकेले उस प्रयागराज के क्षेत्र के अंदर वहां पर मौजूद है। तो भारत का ये आबादी का ये दबाव है, इसे हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा कि हम बहुत बड़ी आबादी हैं। हमें किसी भी चीज की व्यवस्था करने से पहले ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हैं। कोई भी व्यवस्था आबादी के इस दबाव में चरमरा सकती है, टूट सकती है। इसलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है, और कोई भी व्यवस्था, कोई भी इंतजाम जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये कंट्रीज की लिस्ट आप देख लीजिए, कई देशों की आबादी जो है, यानी आप अगर जर्मनी की पूरे यूरोप को भी हमने स्नान करा दिया। पूरे यूरोप, आप यूरोप के अधिकतर देश देख लीजिए, अधिकतर आबादी तो जो है जर्मनी के अंदर है। तो करीब 8 करोड़ की आबादी जर्मनी की है, उतनी आबादी तो आप बहुत पहले एक दिन में स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडम की आबादी करीब यानी ब्रिटेन की आबादी जो है वो करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो आप 6 दूना 12 और 12 और 8 20 करोड़ की जो आबादी है वो तो जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी सम्मिलित आबादी जो है वही कुल जमा 20-22 करोड़ के आसपास होती है। उतनी आबादी तो पहले ही स्नान कर चुकी है। 6 करोड़ की आबादी इटली की है, साउथ अफ्रीका, केन्या, ये तमाम देशों की लिस्ट है। ये केवल बताने का एक तरीका है, या हम ये बताना चाहते हैं कि कई देशों की जितनी आबादी और देश कितने बड़े इलाके के अंदर होता है, इतने बड़े इलाके के अंदर, यानी रूस की आबादी यदि 14 करोड़ है तो 14 करोड़, रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। वहां पर इतने बड़े मुल्क के अंदर 14 करोड़ लोग रहते हैं। हम एक ही स्थान के ऊपर 4000 हेक्टेयर 4000
हेक्टेयर के अंदर अगर उतनी आबादी समाहित हो जाएगी, आ जाएगी, तो उसका प्रबंधन करना, उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाना, उसके लिए काम करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है, ये आबादी का ये जो दबाव है, उस सत्य को हम नहीं नकार सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ती हुई डेंसिटी है, डेमोग्राफिक हमारा जो सेंसस है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसका जो बढ़ता हुआ घनत्व है, ये हमारे सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। और मुख्यमंत्री जी को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, ये पुराना उनका स्टेटमेंट है, लेकिन 25 तारीख का ही है। इसमें वो कह रहे हैं कि लगभग 46 करोड़ के आसपास की आबादी के कुंभ मेले में आने का आकलन किया जा रहा है, यानी प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं। लेकिन क्या वो इंतजाम पर्याप्त हैं? इसके बाद उनका एक रीचेक जरूर होना चाहिए। साथ ही आप हम भी उस व्यवस्था के अंदर सरकार का, प्रशासन का सहयोग तो कर ही सकते हैं अभिलाषा, कि कम से कम जाने से पहले, और साथ ही जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, अगर आप वहां जा रहे हैं तो कम से कम अपनी जान की खैरियत के साथ साथ दूसरे लोगों की सलामती का भी ध्यान रखें। और साथ साथ प्रशासन जो वहां व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि जो आंकड़े आप बता रही हैं, 50,000 पुलिस वाले, अगर 5 करोड़ की आबादी होती है तो 0.01% होता है, यानी 0.01% है आबादी के लिहाज से। अगर 100 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला है, और वो भी ऐसी व्यवस्था के अंदर है, जैसा आप कह रही थी उस समय कि पुलिस के हाथ में डंडा भी नहीं है, सीटी के जरिए मैनेज किया जा रहा है, लोगों को क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास इस बार का एआई है। आपने जैसे कि साइट पे भी देखा होगा, सहायक एआई, और ये कहा जा रहा था कि एआई के जरिए जो है वो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है कि कितने देर में कितने लोग स्नान करके निकल रहे हैं, कितने लोगों की एंट्री हो रही है। ये तमाम डेटा होने के बावजूद अगर इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियली होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक नेचुरल स्टुपिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम जा रहे हैं किसी जगह पर, हम स्नान करने जा रहे हैं, जब हम जल लेके आते हैं, गंगा का जल हम लेके आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय, जिस तरीके से हम गंगा जल घर में लाते हैं और उसको अपनी पानी में मिलाकर ही हम ये मान लेते हैं कि हमने गंगा स्नान किया, वो एक भाव लाना भी ज़रूरी है। और दूसरी ये बात कि मेला जाइए, लेकिन जो आपने डिसिप्लिन की बात की, वो सेल्फ डिसिप्लिन भी लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार फिर इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, इस घटना परिदृश्य के साथ साथ जो भी लोग जाना चाहते हैं, कुंभ मेले के अंदर व्यवस्था लोगों के लिए की गई है, लेकिन उस व्यवस्था का भी सम्मान करना जरूरी है। वो व्यवस्था कुछ लोगों की एक संख्या के लिए की गई है। देखिए, आपके घर में भी अगर 3 बुलाए 13 आए, और 13 के बाद अगर 3,000 और 13,000 अगर हो जाएंगे, तो वो घर में बनाया हुआ खाना भी पूरा नहीं पड़ता है, वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। उस व्यवस्था को चलने दीजिए, व्यवस्था चरमराए नहीं, इसको ध्यान रखना लोगों की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ये हमारा पर्व है, ये हमारा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को सबके सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। और आबादी के सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बात के साथ मैं अभिलाषा बात खत्म करता हूं अपनी, कि जब हम आजाद हुए थे ना, तब उस समय भारत के अंदर जब आखिरी सेंसस हुआ था, तब 1941 के अंदर हमारी आबादी 40 करोड़ थी, यानी अखंड भारत की आबादी 40 करोड़ थी। जब हम आजाद हुए, उसके बाद जब भारत में पहला 1951 के अंदर सेंसस हुआ, तब हमारी आबादी करीब करीब 36 करोड़ के आसपास की थी। हम 36 करोड़ से आज हो चुके हैं 140 करोड़ जनसंख्या विस्फोट के बाद। तो अगर हम 140 करोड़ हो चुके हैं, संगम तो वही है, गंगा वही है, तीर्थ स्थान तो वही है, हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है। हम में से हर कोई अगर वहां पर जाना चाहता है, तो वो व्यवस्था कैसे चलेगी, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही में कहीं न कहीं हिस्सेदारी हमारी भी। इसीलिए आप महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो जरा विचारिएगा इन तमाम मसलों पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, बने रहिएगा अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।